डॉक्टर भटनागर, आप अस्थि रोगों के सर्जन हैं और ख़ास तौर पर नी रिप्लेसमेंट में आपकी विशेषज्ञता है। बताएं कि ये जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है ये दूसरी सर्जरी से किस तरह अलग होती है? ऑर्थोपेडिक सर्जरी में हमको पहले उसकी जांच करते हैं और इम्प्लांट्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो है वो अलग से डिफरेंट होता है। इम्प्लांट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, प्लेटिंग वगैरह है, नेलिंग है, अलग से ऑपरेशन वगैरह, एक डिफरेंट तरह का ऑपरेशन होता है। जी, क्या डिफरेंस होता है आम सर्जरी और इसमें? आम सर्जरी में तो जैसे कोई चीरा लगाया, ऑपरेशन किया, इसमें हम लोग क्या है कि इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं, नेलिंग है, प्लेटिंग है और प्रोस्थेसिस है, इस तरह का हम अलग से यूज़ करते हैं इसके अंदर। डॉक्टर भटनागर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हमारी हड्डी टूट गई और उसके बाद हमारी सर्जरी हुई और उसके बाद हमारे स्टील की रॉड लग गई और स्क्रू पेज भी कस दिए। इस बात में कितनी सच्चाई है कि सच में कोई स्टील की रॉड डाली जाती है? हाँ हाँ, यस, स्टील की रॉड डाली जाती है, स्क्रू पेज भी लगाए जाते हैं, सही है। जी, तो ये कब होता है और किन स्थितियों में आपको सच में स्टील की रॉड डालनी पड़ती है और क्या ये कामयाब होती है? हाँ, ये एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई फ्रैक्चर होता है और अगर डिस्प्लेसमेंट या दो दो हड्डी के टुकड़े होते हैं, अलग अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो हम इसको ऑपरेशन करके सियाम के अंदर बिना चिरा फाड़ा करे रोड डालते हैं परक्यूटिनियसली, या मामूली चिरा दे के ऑपरेट करते हैं और इसको फिक्स करते हैं, जो कि नॉर्मल कोर्स में हड्डी जुड़ने की संभावना नहीं होती है। बताएं कि ये स्टील क्या ताउम्र रह जाता है या बाद में इसमें जंग वंग लगता है? ऐसा होता है कि हमारा पर्पज़ जो है वो हड्डी को जोड़ने का है, नॉर्मल अलाइनमेंट में और अच्छे से अच्छे रिजल्ट देने के लिए। जब हड्डी जुड़ जाती है तो इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता है और हम इसको समय पे निकाल देते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय पे रहे तो वो नुकसान भी कर सकती है और फ्रैक्चर भी कर सकती है। यानी स्क्रू पेज बाद में निकल जाता हाँ, है? निकल जाता है, आसानी से निकल जाते हैं। ये बताएं कि आमतौर पर बहुत सारे लोग जो होते हैं प्लास्टर जब बंधवा कर आते हैं तो कुछ लोग तो कहते हैं कि सब प्लास्टर की कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ लोग को लंबा प्लास्टर बनता है और उस पर बहुत सारे मैसेजेस भी कई लोग गेट वेल सून लिख जाते हैं। तो ये प्लास्टर किन स्थितियों में लगवाया जाना ज़रूरी होता है? एक्चुअली प्लास्टर लगाने का दो कंडीशन होती है। एक तो क्या है कि मामूली चोट सॉफ्ट टिश्यू में लगी है, तो सॉफ्ट टिश्यू को रेस्ट देने के लिए हम प्लास्टर लगाते हैं, जो कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते का होता है, और सॉफ्ट टिश्यू जब हील हो जाता है तो हम इसको खोल देते हैं। जी। और दूसरा तरह का प्लास्टर होता है हड्डी जोड़ने के लिए। जब हड्डी में फ्रैक्चर होता है तो हम पहले 7 दिन का कच्चा प्लास्टर लगाते हैं, फिर जब सूजन उतर जाती है तो उसी को हम कंप्लीट करके एटलीस्ट 1 महीने का 1.5 महीने का प्लास्टर लगाते हैं, जुड़ जाती है। जी, रेडियो लेक सिटी में हमारे मेहमान डॉक्टर सुरेश कुमार भटनागर, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर भटनागर, आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे ख़ास तौर पर सर्जरी के लिए, और इसमें बहुत सारे लोग वे होते होंगे जो किसी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। बताएं कि ये दुर्घटना के शिकार लोग बहुत बार ऐसे केसेस सुनने में मिलते हैं, 80 फ्रैक्चर हो गए, 100 हो गए, 50 हो गए, तो ये क्या फिर बाद में सर्जरी के बाद ठीक ठाक हो जाते हैं या नॉर्मल लाइफ बाद में नहीं जी पाते? ऐसा होता है, फ्रैक्चर के अंदर जो है मैकेनिज्म ऑफ इंजरी देखी जाती है। एक तो होता है लो वेलोसिटी इंजरीज, जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, इसमें क्या होता है कि काम करते आदमी को चोट लग जाती है तो मामूली फ्रैक्चर होते हैं, लो वेहिकुलर एक्सीडेंट, लो वेलोसिटी कहलाते हैं। और एक होता है हाई वेलोसिटी एक्सीडेंट्स, जैसे मोटर व्हीकल है, गाड़ियाँ हैं, एक्सीडेंट्स है, ट्रक के हैं, एरोप्लेन से, ये जो एक्सीडेंट मल्टीपल इंजरीज होती है, इसमें काफ़ी फ्रैक्चर्स होते हैं। पर आज के आधुनिक युग में करीब करीब फ्रैक्चर सब ठीक हो जाते हैं और ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। समय लगता है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये बताएं कि इतने सारे फ्रैक्चर्स कैसे आप जोड़ते हैं और उसके बाद आदमी सामान्य कैसे हो पाता है? ये जो फ्रैक्चर्स होते हैं हम ज़्यादातर तो परक्यूटिनियस फिक्सेशन कर देते हैं, ज़्यादा चीरा फाड़ा ऑपरेशन नहीं करते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अंडर कंप्यूटर हम उसको रिड्यूस करते हैं और परक्यूटिनियस फिक्सेशन कर देते हैं। जो मेजर फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें हमको नेलिंग करना पड़ता है, प्लेटिंग करना पड़ता है, और अगर ज़रूरत हो तो प्रोस्थेसिस भी करते हैं। ये बताएं डॉक्टर भटनागर कि क्या उम्र के साथ भी कुछ असर पड़ता है? यानी ऐसा व्यक्ति जो 50 साल 60 साल से ज़्यादा है और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो क्या उसके फ्रैक्चर के बाद उसको वो फ्रैक्चर ना जुड़े या चोट बनी रहे या हड्डियां ठीक ठाक न, इसकी संभावना कुछ ज़्यादा होती है? चाहे उम्र के साथ साथ में 2 तरह की प्रोसेस साथ साथ चलती है। एक ओस्टियोपोरोसिस और जो ओस्टियोसिंथेसिस
ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, मतलब कि हड्डी जुड़ना और हड्डी टूटना दोनों की प्रक्रिया साथ साथ चलती है, उसको ऑस्टियोक्लाइसिस और ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं। तो उम्र के साथ साथ क्लाइसिस की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, तो हड्डियों के टूटने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो इसके लिए हम प्रिकॉशन रखते हैं और उसको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे मरीज़ जो आप जिन रोगों का हड्डी रोगों का जिक्र कर रहे हैं उनके शिकार हों, ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग लोग 55-60 से ऊपर के, और उनकी ऐसे ही बिना बाती हड्डी टूट जाए बिना दुर्घटना। हाँ, उम्र के हिसाब से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और वो अपने आप भी या कम एक्सरसाइज के या कम ट्रॉमा के हिसाब से भी हो जाती है। ऑस्टियोपोरोस बोन्स कहते हैं उनको, उसमें संभावना जल्दी होती है फ्रैक्चर होने की। ओल्ड एज में नेक फ्रैक्चर है, ट्रोकेंटिव फ्रैक्चर है, ये कॉमन फ्रैक्चर्स होते हैं। डॉक्टर भटनागर, हड्डियाँ स्वस्थ रहें और हड्डियाँ मजबूत हों और उसके बाद दुर्भाग्य से अगर फ्रैक्चर भी हो जाए तो आप जल्द ठीक ठाक हों, इसके लिए आम आदमी क्या कुछ करे, क्या कुछ उसे करना ही चाहिए, और ख़ास तौर पर वे लोग जो बुज़ुर्ग हैं? चाहे हड्डियों की कमज़ोरी जो है उसको दूर करने के लिए हमको एक्टिविटी, हमारी सबसे पहले कि हमारा न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, और जो है दूसरा जो है कि हमको धूप का सेवन करना चाहिए। धूप सुबह सुबह की मॉर्निंग जो धूप होती है उसके अंदर हमारी स्किन में विटामिन्स होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं विटामिन D3 के अंदर, जो कि बोन के लिए बहुत असेंशियल है, बहुत आवश्यक है। तो एक तो हमको खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, हमारा न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। दूसरा, हमको सवेरे सवेरे धूप का सेवन कर, धूप में बैठना चाहिए आधा घंटा करीब, तो उससे बोन्स को मजबूती मिलती है। और हमको कैल्शियम जो है दूध में मिलता है, दूध पीना चाहिए अपन को। ये हड्डियों की कमज़ोरी जिसका इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं, क्या ये आनुवंशिक भी हो सकती है या कोई दूसरे रोग भी व्यक्ति को हो उससे भी हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य पर असर होता है? हाँ, कई बीमारियाँ होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है और जो एंडोक्राइनल डिजीज़ हैं, उससे भी हमारे हड्डियों की बीमारी होती है। तो साथ साथ में उन बीमारियों का भी इलाज कराना चाहिए, तो उससे हड्डियों की सेफ्टी रहती है। रेडियो लेक सिटी में हमारे मेहमान डॉक्टर सुरेश कुमार भटनागर। डॉक्टर भटनागर, ब्रेक पर जाने से पहले हम थोड़ी सी बातें कर रहे थे दुर्घटनाओं की और साथ में फ्रैक्चर्स की। अब बात करते हैं घुटनों के दर्द की। बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पर महिलाएं इसमें ज़्यादा देखी गई हैं, जिनमें घुटनों के दर्द की समस्या होती है और कई बार ये बहुत दर्दनाक भी हो जाता है। उनसे घर का काम भी नहीं होता, चला फिरा भी नहीं जाता। बताएं कि घुटनों के दर्द की समस्या कितनी आम है और उसके बाद क्या सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही इसका उपाय है? ऐसा है, घुटनों का दर्द उम्र के साथ साथ होता है। जनरली ये पहले तो क्या है कि 50-60 की उम्र में होता था, अब जो हमारी शैली जीवनचर्या ऐसी हो गई है, ये घुटनों का दर्द की जो बीमारी है वो इवन 35-40 साल से चालू हो जाती है। इसमें क्या होता है, पहले घुटने में दर्द होता है, तो वो दर्द के हिसाब से अगर हम प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो बीमारी आगे बढ़ सकती है। तो घुटनों का दर्द में शुरू की स्टेज में अगर इलाज कराया जाए तो ये बीमारी कंट्रोल में हो जाती है, ये फैलती आगे बढ़ती नहीं है, नहीं तो फिर बीमारी बढ़ जाती है। शुरू के समय क्या कुछ ध्यान रखा जाए, क्या कुछ उपाय किए जाएं जिससे बीमारी बढ़े नहीं? शुरू में ऐसा है कि बीमारी के बहुत से प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स कारण होते हैं, जैसे सबसे पहले हमारा ओवरवेट है। वज़न की हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक बार जब वज़न बढ़ जाता है तो घटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वज़न ज़्यादा होता है तो घुटनों पे लोड आता है और घुटने कमज़ोर और जल्दी उसमें खराबी आ जाती है। तो वेट का हमको स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, वेट कम हो, और डाइट का ध्यान रखें, ये ध्यान। थोड़ा सा ये बताएं कि वज़न और डाइट के अलावा व्यायाम या कुछ दूसरे उपाय भी हैं, और यदि ये व्यायाम या दूसरे उपाय हैं तो कौन से होने चाहिए घुटनों के लिए? ऐसा है, घुटनों के दर्द के लिए हम एनाल्जेसिक्स वगैरह देते हैं, पर वो कोई परमानेंट क्योर नहीं है। क्योर है हमारा एक्सरसाइज। घुटने की एक्सरसाइज करने से, या आपको 1 घंटा सुबह शाम घूमना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आउटडोर एक्टिविटी करीब करीब बंद हो गई है, तो इसलिए ये बीमारी हमको ज़्यादा वो कर रही है। तो हमको घूमना चाहिए 1 घंटा सुबह शाम, और एक्सरसाइज करना चाहिए। और घुटने की नी बेंडिंग एक्सरसाइज कहलाता है, स्टैटिक क्वाड्रिसेप कहलाती है। घुटने को कड़क करके 5 मिनट तक कड़क रखें और फिर ढीला छोड़ दें। ऐसे बार बार करने से
घुटने की जो ये मसल होती है, क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रांग हो जाती है और दर्द हमारा ख़त्म हो जाता है। ये जो मसल्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं शायद उम्र के साथ भी कमज़ोर होती हाँ, हैं, उम्र के तो साथ। बताएं कि ये उम्र के साथ कमज़ोर होती वो तो तय है, लेकिन इन्हें फिर भी चुस्त दुरुस्त रखा जा सके या इन्हें ठीक ठाक कंडीशन में रखा जा सके, उसके लिए क्या कुछ उपाय हैं? इसके लिए मैंने आपको बताया स्टैटिक क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज कहलाता है। घुटने को सीधा करके कड़क करके दबाना और ढीला छोड़ना। ये 1 घंटे में 5 मिनट 10 मिनट तक करना है, हमको बार बार करना है। इससे यह मजबूत हो जाएगा और हमारे घुटने का दर्द चला जाएगा। दूसरी जगहों पर जहाँ दर्द होता है वहाँ भी आपको वहाँ व्यायाम भी ही? फिजियोथेरेपी होती है, फिजियोथेरेपी से हमको आराम मिल जाता है। एक्सरसाइज मेन इसके अंदर रोल एक्सरसाइज का है और वेटेड एक्शन का है। रेडियो लेक सिटी में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सुरेश कुमार भटनागर, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर भटनागर, थोड़ी सी स्टिफनेस की बात करते हैं। मॉर्निंग में आपने जैसा जिक्र किया कि सुबह सुबह कई लोगों को स्टिफनेस, बॉडी में तनाव, खिंचाव, दर्द महसूस होता है, और ये भी देखा गया है कि आजकल युवा अवस्था के लोगों में भी ये स्टिफनेस बहुत आम सी समस्या हो गई है। बताएं कि सुबह की स्टिफनेस और ख़ास तौर पर युवा लोगों में ये स्टिफनेस किन कारणों से होती है और उसका क्या उपाय है, निदान है? ये स्टिफनेस जो होती है ये मसल को जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक ही पोजीशन में रहते हैं, तो हो जाती है। जैसे दिन भर आप बैठे हैं घुटने में, तो कंटिन्यूस बैठने से स्टिफनेस आ जाती है। तो इसके लिए मोबिलिटी ज़रूरी है, एक्सरसाइज और घूमना फिरना और मूवमेंट ज़रूरी है। और मॉर्निंग स्टिफनेस के लिए आपको सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए। और ये जो आजकल ख़ास तौर पर यंग बच्चों में दर्द देखा जा रहा है, ये क्यों होता है और इसका क्या निदान है? यंग बच्चों में दर्द जो होता है वो हम कैल्शियम की कमी से होता है, इसलिए अपन को दूध पीना चाहिए। कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, उससे काफ मसल्स में और इधर पेन होता है, तो दूध का सेवन करना चाहिए। रेडियो लेक सिटी में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सुरेश कुमार भटनागर। डॉक्टर भटनागर, दर्द एक तरह से बहुत आम है और आजकल तो लगभग सभी लोग किसी न किसी किस्म के दर्द की शिकायत करते हैं। बताएं कि इसका सीधा साधा संबंध आपकी जीवन शैली से ही है, क्योंकि गांव में भी बहुत सारे लोग दर्द की शिकायत करते हैं, जबकि वे तो इतने आराम तलब नहीं होते। दर्द की शिकायत हमारे दिनचर्या से संबंधित है, और जो हम एक्टिविटी दिनचर्या सही होती है, सुबह उठ के सब काम करते हैं, दिनचर्या सही है तो ठीक रहता है। दर्द दिनचर्या में हमारी जो कोई न कोई डिफेक्ट होता है उसी वजह से होता है। तो या तो हमारा पोस्चर, बैठने का तरीका ठीक नहीं है, या हमारा काम करने में प्रॉब्लम है, हम तो कहीं ना कहीं हमारा डिफेक्ट है, वो हमको रूल आउट करना पड़ेगा। हड्डियों के ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो सच में परेशान करते हैं और उनका समय पर निदान ना हो तो आपके लिए गंभीरता भी हो सकती है जीवन में? सबसे बड़ी तो हड्डियों की कमजोरी है, जनरली वो काफ़ी लोगों में पाई जाती है, और उसके लिए हमको डाइट का, एक्सरसाइज का, धूप में बैठने का, ये सब प्रिकॉशन रखनी चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए। जो ख़ास तौर पर इंजरीज़ होती हैं, और उसमें क्या मस्कुलर इंजरीज़ भी जो होती हैं, उसके लिए भी व्यक्ति क्या कुछ करे और क्या उसके लिए भी सर्जरी एकमात्र उपाय है? मस्कुलर इंजरीज जो होती हैं उनके लिए प्रॉपर रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइमली रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो क्रोनिक हो जाती है और पेन बढ़ जाता है। तो अगर चोट लगी है तो हमको उसको प्रॉपर रेस्ट मिलना ज़रूरी होता है। ये क्रोनिक पेन यानी ऐसा दर्द जो लगातार बना हुआ है, इसके भी क्या कारण होते हैं और ये क्या कुछ संकेत हमें देता है? क्रोनिक पेन जो होता है वो हमारी कहीं न कहीं डिजीज़ है जिसकी वजह से पेन है। तो ये न्यूरोजेनिक हो सकता है, तो नर्व की कमजोरी होती है, वो हमारी बॉडी की डिमांड है कि हमको विटामिन लेना चाहिए, पेन हो रहा है, या कैल्शियम की वजह से भी पेन होता है। तो इसका कारण हमको पता करना पड़ेगा, पेन क्यों हो रहा है। उसकी जांच के बाद ही अस्पताल में आए, जांच हो तो उसका एग्जैक्ट हमको कारण पता लगेगा और उसके आधार पर उसका इलाज हो। तो बहुत सारे लोग करवट की बात भी करते हैं कि साहब जो लोग सीधे सोते हैं वो तो बिना तकिए भी सोए चल जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ पर या ज़्यादातर लोग जो हैं वो करवट लेकर सोते हैं, दाएं बाएं जैसे भी। तो उस वक्त अगर तकिया ना होगा तो शायद कंधे पर या गर्दन आपकी टेढ़ी होगी, तो उससे भी दर्द हो सकता है। ये बात कितनी सही है? हाँ, ये बात सही है। आपको चित्ते लेटना है सुपाइन पोजीशन में, और तकिया हल्का बगल में लेटेंगे तो तकिया लगाना पड़ेगा, और तकिया लगाएंगे तो दर्द बढ़ेगा। तो ये तकिया जब आप टेढ़े लेटते हैं यानी करवट बदल कर, तो ये तकिया
तब छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किस आकार का होना चाहिए? ठीक ठीक होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जी डॉक्टर भटनागर, आप जाते जाते तमाम लोगों को क्या सलाह देंगे कि वे क्या कुछ अपने दैनिक जीवन में शामिल करें संक्षेप में, ताकि उन्हें ऑर्थोपेडिक सर्जरी की या हड्डियों या मांसपेशियों की कोई समस्या न हो, और हो तो कम हो? ऐसा है, लास्ट में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब भी हड्डी में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, तो इसकी प्रॉपर्ली जांच कराई जाए कि क्यों दर्द है, और डॉक्टर की सलाह से इसका इलाज लिया जाए। और अगर हम इसकी लापरवाही करेंगे तो ये दर्द बढ़ता जाएगा और एक स्टेज हमारी आएगी जब दवाइयाँ और कुछ काम करना बंद कर देंगी। वो हम उसको बोलते हैं एडवांस स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब एडवांस स्टेज हो जाती है तो दर्द कंटिन्यूस बनता है, पेन ज़्यादा रहता है और किसी भी दवा से रिलीफ नहीं मिलता, उठने बैठने में तकलीफ होती है। ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ हमको ऑपरेशन की आवश्यकता है। अगर हम इनिशियल स्टेज में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे, एक्सरसाइज, डाइट वगैरह सब चीज़ का, वेट का ध्यान रखेंगे, तो ये बीमारी हमको नहीं होगी। अगर ये लापरवाही करी तो हमको ऑपरेशन जाना पड़ेगा, और ऑपरेशन में घबराने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी ऑपरेशन बहुत सिंपल, सादा हो गए हैं और कम समय में अच्छे रिजल्ट देते हैं। क्योंकि अगर बीमारी एडवांस स्टेज में आ जाती है तो लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाती है इंसान की। उठना बैठना, खाना पीना, सोना सब दुर्लभ हो जाता है, और हमारी लाइफ आजकल प्रोलॉन्ग हो गई है। हम एवरेज लाइफ हमारी 80-85 के आसपास है। तो 60 के बाद में 25 साल तकलीफ पाने से या तो हम प्रिकॉशन पहले ही ले लें, और नहीं तो समय पे ऑपरेशन करा लें। लेट स्टेज में ऑपरेशन इतना सक्सेस नहीं होता है, या उसके रिजल्ट इतने हम अच्छे नहीं दे पाते हैं। अगर टाइमली आदमी आए, डॉक्टर ने सलाह दे दी ऑपरेशन की, तो तुरंत करा लेना चाहिए। इसमें घबराने की, चिंता की कोई बात नहीं है। आपकी नॉर्मल लाइफ वैसी ही रहती है, और इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं अपना। डॉक्टर सुरेश कुमार भटनागर, आपका हृदय से आभार।